नमस्कार साथियों, मैं दिवाकर दवे 22 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछली क्लासों में समसामयिकी और उससे संबंधित विषयों पर बात कर रहे थे, तो उसी कड़ी में आज हम कुछ नए टॉपिक जो आगामी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वह कुछ दिन पहले जो एक डेट निकली है 6 अगस्त, उस 6 अगस्त से संबंधित है। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त के दिन हर प्रतिवर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। क्या है हिरोशिमा दिवस? आप सभी को पता हो तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे। उसमें जो पहला परमाणु बम गिराया गया था वह 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था, और दूसरा बम उन्होंने जो गिराया था वो 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया था। तो हिरोशिमा और नागासाकी वह जापान के 2 शहर थे जो परमाणु बम गिरने के बाद में पूरी तरह से खत्म हो गए थे, पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। वहाँ की आबादी काफ़ी जो थी वो मर चुकी थी और जापान ने वहाँ पर आत्मसमर्पण कर दिया था। तो उन्हीं की याद में, उस विभत्सना के याद में 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। ये जो हिरोशिमा दिवस, इसमें थोड़ी बात करें तो जो 6 अगस्त को ये जो हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, ये राजनीति, जो शांति की राजनीति है उसको बढ़ावा देने के लिए, और बम के जो प्रभाव से जो लोग हताहत हुए, जो प्रभावित हुए, उनमें जो जागरूकता बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त 1945 की यह घटना है। जापान में इस बार जो इसकी वर्षगांठ मनाई गई है, ये 6 अगस्त 1945 की घटना है। इस हिसाब से 77वीं वर्षगांठ यह मनाई गई है। अगर परमाणु बम की बात करें तो 6 अगस्त को जो परमाणु बम फेंका गया था वह द लिटिल बॉय नाम था उस परमाणु बम का, जो अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा पर फेंका गया था। और नागासाकी पर जो फेंका गया था उसका नाम द फैंटम था। जिस अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह आदेश दिया था उसका नाम हेनरी ट्रूमैन था। तो यह सारी जानकारी है जो हिरोशिमा से संबंधित है, अपन नोट डाउन करते चलेंगे। तो इसे लिखेंगे अपन। हर वर्ष 6 अगस्त को शांति की राजनीति को बढ़ावा देने और प्रभावित लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर जो परमाणु बम फेंका गया था उसका नाम था द लिटिल बॉय। ये उस परमाणु बम का नाम है, ठीक है ना। और 9 अगस्त को नागासाकी पर जो बम फेंका गया था उसका नाम द फैंटम था। जो 6 अगस्त को जो बम फेंका गया था उसका नाम द लिटिल बॉय था, और नागासाकी पर जो बम फेंका गया उसका नाम द फैंटम था। यह जो बम गिराए गए थे
ये अमेरिका के द्वारा गिराए गए थे और इसके बाद में 9 अगस्त को जब द फैंटम नागासाकी पर गिरा था और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसमें कुछ और बातें हैं कि यह जो आदेश दिया था, यह बम गिराने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम हेनरी ट्रूमैन है। अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम क्या है? हेनरी ट्रूमैन। जिस व्यक्ति ने यह आदेश दिया था, जिस व्यक्ति के द्वारा यह परमाणु बम गिराए गए, जिस राष्ट्रपति के द्वारा यह बात की गई थी, उसका नाम हेनरी ट्रूमैन था। हेनरी ट्रूमैन से आपको एक और चीज आप याद कर सकते हैं। कई बार अपन को एक शब्द मिलता है संविधान, हमें हर जगह दिखने को मिलता ही है, कॉन्स्टिट्यूशन। इस संविधान शब्द का जो जनक है ना, कि वी नीड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी नीड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यह जिसने बात की थी उस व्यक्ति का नाम हेनरी मैन है, हेनरी जेम्स मैन है। तो याद रखना कि संविधान शब्द का जनक कौन था? तो हेनरी मैन। और राष्ट्रपति जिसने अमेरिका का वह राष्ट्रपति जिसने परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था, उसका नाम क्या है? हेनरी ट्रूमैन। हेनरी मैन, हेनरी ट्रूमैन, इससे याद भी रह जाएगा। तो यह सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको 6 अगस्त हिरोशिमा और 9 अगस्त नागासाकी डे से संबंधित आपको याद रखना है। और नेक्स्ट अपन देखेंगे जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जीवन प्रत्याशा, यह क्या है? तो आपको थोड़े शब्दों में समझाऊं तो, जीवन जीने की जो उचित व्यवस्था किसी जगह पर है, यहां पर जीवन की संभावना जो है कितने प्रतिशत है, यहां पर जीवन जीना कितना सुलभ है, यहां पर जीवन जीने के लिए किन कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है, या जीवन जीना यहां पर कितना सरल है, और जीवन जीने के लिए क्या क्या चीजें यहां पर अवेलेबल है, उन सबको जब मिलाया जाता है तो जीवन प्रत्याशा बनती है, जो एक वर्ल्ड रेटिंग जारी करती है। तो ये अपने भारत के अंदर बात करें तो कार्यालय जो महापंजीयन और जनगणना आयुक्त है, उन्होंने नमूना पंजीकरण के द्वारा अभी 6 जून 2022 को संक्षिप्त जीवन तालिकाएं 2015 से 2019 जारी की है। इनके अनुसार जो 2015 से 2019 के दौरान भारत में जितने भी जन्म हुए, उनकी जो जीवन प्रत्याशा है, मतलब वह कितने वक्त तक औसतन जीवित रहेंगे, वह है 69.7। 69.7। किसी जमाने के अंदर ये बहुत कम थी। मैं बात कर रहा हूं, मैं लिख देता हूं, कार्यालय महापंजीयन और जनगणना आयुक्त कार्यालय महापंजीयन और जनगणना आयुक्त के नमूना पंजीकरण प्रणाली के द्वारा 6 जून 2022 को 6 जून 2022 को संक्षिप्त जीवन तालिकाएं 2015 से 19 जारी की गई। 2015 से 19 जारी की गई।
जीवन ये जो जीवन प्रत्याशा की जो तालिका जारी की गई है, इसके अंतर्गत 2015 से 2019 के बीच में जो बच्चों ने भारत में जन्म लिया है, जिन्होंने भारत में जन्म लिया है, उनकी जो जीवन प्रत्याशा है, उनकी जो जीवन प्रत्याशा है वह है 69.7 वर्ष। मतलब आज इन वर्षों के बीच में जो तालिका जारी हुई, इन वर्षों के बीच में जो बच्चों ने जन्म लिया है, उनकी औसत उम्र भारत में लगभग 70 वर्ष है ना, 69 वर्ष और 7 महीने की बात हो रही है, 69.7 वर्ष। ये की अगर बात करूं मैं 1970-75 की, सेम 1970-75 में जो जीवन प्रत्याशा थी भारत की, वह बहुत ही कम थी। जीवन प्रत्याशा बात करें, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो 1970-75 की बात करें तो भारत की यह 49.7 थी, लगभग 20 वर्ष कम थी। कितनी थी? आज कितनी है? लगभग 70। उस वक्त कितनी थी? लगभग 50 वर्ष। 1970 से 75 की वर्ष की बात करूं तो वैश्विक जीवन प्रत्याशा जो है, पूरे वर्ल्ड की जो जीवन प्रत्याशा है वह 72.6 है। वैश्विक जीवन प्रत्याशा कितनी है? 72.6 वर्ष है। ये वैश्विक है, ये पूरी वर्ल्ड की एवरेज आ रही है। पूरे वर्ल्ड की अगर मिला दी जाए तो जीवन प्रत्याशा आ रही है 72.6, और अगर भारत की अभी वर्तमान में देखी जाए तो जीवन प्रत्याशा आ रही है 69.7। इस हिसाब से अभी हम वर्ल्ड की जो जीवन प्रत्याशा है उससे हम अभी भी पिछड़े हुए हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा दिल्ली की है, जहां पर औसत बच्चे की जो उम्र जीवन प्रत्याशा बताई गई है वह 75.9 वर्ष बताई गई है, और सबसे कम अगर बात की जाए तो वह छत्तीसगढ़ की है, जहां पर 65.3 वर्ष है। ठीक है, याद रखेंगे ये। भारत में, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, भारत में सबसे ज्यादा तो जीवन प्रत्याशा की बात हो रही, ठीक है ना। जीवन प्रत्याशा, भारत में सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा कहां की है? दिल्ली। कितनी है? 75.9 वर्ष। भारत में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा दिल्ली की है 75.9, और भारत में सबसे कम जीवन प्रत्याशा किसकी है? छत्तीसगढ़ की है। भारत में सबसे कम जीवन प्रत्याशा छत्तीसगढ़ की है, और वह कितनी है? 65.3 वर्ष। मैं आपको फिर से एक बार पूरा यह टॉपिक बता देता हूं। जीवन प्रत्याशा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, भारत की बात करेंगे तो भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69.7 वर्ष है। कार्यालय महापंजीयन और जनगणना के नमूना पंजीकरण प्रणाली के द्वारा 6 जून 2022 को संक्षिप्त जीवन तालिका 2015-2019 जारी की गई। उसमें यह जानकारी आई है कि 2015 से 2019 के बीच में भारत में जितने ही बच्चों ने जन्म लिया है, वह उनकी जो जीवन प्रत्याशा है वह 69.7 वर्ष आई है। ये 69.7 वर्ष, इसी समय के अंदर वैश्विक जीवन प्रत्याशा कितनी है? 72.6 वर्ष है। इस हिसाब से देखा जाए तो हम अभी 69.7 वर्ष काफी पीछे चल रहे हैं। 1970-75 के हिसाब से देखा जाए तो 49.7 थी। अगर यहां से देखा जाए
तो भारत में जीवन प्रत्याशा काफी बढ़ गई, लगभग 20 वर्ष बढ़ गई। औसत जो उम्र है वो 20 वर्ष बढ़ गई है। वैश्विक जीवन प्रत्याशा कितनी है? 72.6। भारत की कितनी है? 69.7। 1970-75 में कितनी थी? 49.7। भारत के अंदर बात करें तो सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा कहां मिल रही है? दिल्ली के अंदर 75.9 वर्ष। और सबसे कम कहां मिल रही है? छत्तीसगढ़ के अंदर मिल रही है 65.3 वर्ष। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वह है राजस्थान में जीवन प्रत्याशा। जो अभी अपन ने भारत के बारे में पढ़ा है, तो भारत से संबंधित जीवन प्रत्याशा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान के संबंध में भी जीवन प्रत्याशा से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो राजस्थान की जीवन प्रत्याशा भारत की जीवन प्रत्याशा से थोड़ी सी कम है। जो औसत जीवन प्रत्याशा भारत की है, राजस्थान की जो जीवन प्रत्याशा है वह 69 वर्ष है। एग्जैक्ट अभी जो चल रही है, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की जीवन प्रत्याशा की, तो 2015-19 के जो अभी अपन ने आंकड़ों की बात की है, उसमें जो राजस्थान की जीवन प्रत्याशा है, मतलब राजस्थान में जो बच्चों ने जन्म लिया है 2015 से 19 के बीच में, उनकी जो जीवन प्रत्याशा है वह कितनी है? एग्जैक्ट 69 वर्ष, 69 वर्ष। और यही बात अगर मैं 1970-75 के जो जीवन प्रत्याशा के आंकड़े हैं, उस वक्त राजस्थान की जो जीवन प्रत्याशा थी वह 48.6 वर्ष थी। कितनी थी? 48.6 वर्ष थी। उस हिसाब से देखें तो भारत ने 20 वर्ष का एक जंप लिया, राजस्थान ने 20.4 वर्ष का जंप लिया है। राजस्थान में अगर बात करें तो जो पुरुषों की जीवन प्रत्याशा है वो 66.8 वर्ष है, और महिलाओं की जो जीवन प्रत्याशा है वह 71.3 वर्ष है। राजस्थान में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों से अधिक है। महिलाएं अधिक जिएगी, पुरुष कम जिएंगे। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान के अंदर 67.9 वर्ष है, और शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 72.6 वर्ष है। यहां पर वापस से याद रखना, ग्रामीण क्षेत्रों की जीवन प्रत्याशा कम है, शहरी क्षेत्रों की जीवन प्रत्याशा ज्यादा है। राजस्थान से संबंधित 4 आंकड़े हैं, पहले 2 अपन लिख चुके हैं। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं पुरुषों की जीवन प्रत्याशा। ये सारी राजस्थान की बात हो रही है, मैंने ऊपर टॉपिक में लिखा है राजस्थान में जीवन प्रत्याशा। पुरुषों में जीवन प्रत्याशा राजस्थान के अंदर कितनी है? 2015 और 2015 से 19 जो नमूना आंकड़े हैं उनके अनुसार पुरुषों के अंदर कितनी है? तो वह है 66.8। पुरुषों में कितनी है? 66.8। वहीं महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में जीवन प्रत्याशा कितनी मिली है? तो वह है 71.3। साफ दिख रहा है कि महिलाओं की जीवन प्रत्याशा ज्यादा है। इसी तरह से अपन देखेंगे 2 ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जीवन प्रत्याशा मिली है ग्रामीण क्षेत्रों में जो जीवन प्रत्याशा मिली है वह कितनी है? 67.9। ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है? 67.9 मिली है। और शहरी क्षेत्रों में जो जीवन प्रत्याशा है, जो शहरी राजस्थान के शहरी क्षेत्र है, उसमें कितनी मिली है? 72.6 मिली है। शहरी क्षेत्रों में कितनी मिली है? 72.6। तो राजस्थान से संबंधित ये सारे आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भविष्य के सारे पेपर में जीवन प्रत्याशा से संबंधित ऐसी कुछ चीजें, या फिर डिस्क्रिप्टिव के अंदर सवाल आ सकता है कि राजस्थान की जीवन प्रत्याशा से संबंधित निम्न आंकड़ों पर विचार कीजिए। वहां पर 4 ऑप्शन के अंदर दिया होगा कि राजस्थान के अंदर शहरी क्षेत्रों की जीवन प्रत्याशा ग्रामीण से अधिक है, राजस्थान की ग्रामीण क्षेत्र की जो जीवन प्रत्याशा है वह शहरी से कम है, महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अधिक है, पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कम है, या राजस्थान की जीवन प्रत्याशा भारत की जीवन प्रत्याशा से कम है या अधिक है। फिर उसमें से सत्य असत्य के लिए पूछा जा सकता है। तो इसलिए टॉपिक का पूरा
डिस्क्रिप्शन हमें पता होना चाहिए। अगर हम इतना ही पढ़ लेते कि भारत की जीवन प्रत्याशा 69.9 है और राजस्थान की जीवन प्रत्याशा 69 है, तो जब पेपर में अगर सवाल इनसे थोड़ा सा अलग आ गया तो हम उसको फिर अटेंड ही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अगर अपन सरसरी निगाह से भी अगर टॉपिक को देख लेते हैं तो उससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वह हमारे सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक बार वापस अपन देखेंगे इसको, राजस्थान में जीवन प्रत्याशा की बात करेंगे तो राजस्थान में 2015 से 19 के बीच में जो जीवन प्रत्याशा के आंकड़े हैं उसमें राजस्थान की जीवन प्रत्याशा 69 वर्ष है। 1970-75 के अंदर यही जीवन प्रत्याशा 48.6 थी, जो अब बढ़कर 69 हो गई है। पुरुषों की जीवन प्रत्याशा की बात करें तो वो है 66.8, महिलाओं की 71.3 है राजस्थान के अंदर, तो महिलाओं की जीवन प्रत्याशा ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें जीवन प्रत्याशा की तो ग्रामीण क्षेत्रों की जीवन प्रत्याशा 67.9 है और शहरी क्षेत्रों की 72.6 है। तो दिख रहा है शहरी क्षेत्रों की ज्यादा है और महिलाओं की ज्यादा है। ठीक है, भारत की बात की तो भारत के अंदर दिल्ली में जीवन प्रत्याशा सबसे ज्यादा थी, छत्तीसगढ़ में सबसे कम थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जस्टिस उदय यू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस उदय यू ललित, न्यायाधीश जो उदय यू ललित है 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें, कौन से नंबर पे इसमें लिखा है, 49वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। एनवी रमन्ना ने अगले न्यायाधीश के रूप में उदय ललित की सिफारिश की थी, एनवी रमन्ना ने। हालांकि ललित का कार्यकाल 3 महीने से भी कम का होगा उदय ललित का। वह न्यायाधीश एसएम सिकरी के बाद में वकालत से सीधे इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे सीजीआई बनेंगे। न्यायाधीश एसएम सिकरी जो थे वह भी वकील से सीधे न्यायाधीश बने थे, सुप्रीम कोर्ट में जज बने थे, और सुप्रीम कोर्ट के जज से वह सीजीआई बने थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो एसएम सिकरी के बाद में जस्टिस उदय यू ललित दूसरे ऐसे चीफ जस्टिस होंगे जो वकील के पेशे से सीधे जस्टिस बने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। सिकरी जो थे 1971 से 1973 के बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं और उदय यू ललित अब 27 अगस्त 2022 को यह पद ग्रहण करने वाले हैं। तो मुख्य मुख्य जो बातें हैं इनके बारे में वह लिख लेंगे अपन। जस्टिस उदय यू ललित जो है वह 27 अगस्त 2022 को 49वें, देखो मैं सीजीआई लिख रहा हूं तो सीजीआई का मतलब क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में, ठीक है ना, के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट इनके बारे में, हालांकि इनका जो कार्यकाल होगा इनका कार्यकाल वह 3 महीने से भी कम होगा। ठीक है ना, 3 महीने से थोड़ा सा ही कम है, 3 महीने से कम होगा। न्यायाधीश एसएम सिकरी, जैसा कि मैंने बताया, न्यायाधीश एसएम सिकरी के बाद जस्टिस उदय दूसरे ऐसे सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जो वकील से यहां तक पहुंचेंगे। तो वकील से यहां तक पहुंचने वाले उदय यू ललित दूसरे ऐसे जो सीजीआई होंगे। इससे पहले हमने बात की जस्टिस एसएम सिकरी, एसएम सिकरी के बाद उदय ललित। तो उदय यू ललित 49वें मुख्य न्यायाधीश बन रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी।
अगर एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो इतने कंटिन्यूस जो सीजीआई बन रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश बन रहे हैं, और मुख्य न्यायाधीश लगभग सबको याद रहते हैं, तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन तब बनता है जब कुछ अपवाद होता है। जस्टिस उदय ललित के साथ में अपवाद क्या है कि ये वकील के पेशे से सीधा जस्टिस बन रहे हैं, और ऐसे भारत के ये दूसरे सीजीआई होंगे जो वकील के पेशे से सीजीआई के पद पर पहुंचने वाले हैं। 22 अगस्त को ये शपथ लेंगे। और सीकरी जो जिनकी बात की थी, सीकरी जो थे वह 1971 से 1973 तक सीजीआई रहे थे, है ना। मैं सीकरी लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। सीकरी 1971 से 1973 तक भारत के सीजीआई रहे थे। तो जस्टिस उदय ललित के बारे में एक बार वापस देख लेना कि उदय ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, और यह जो है 27 अगस्त को शपथ लेंगे 49वें सीजीआई के रूप में। हालांकि इनका कार्यकाल 3 महीने से कम का होगा। या तक मैं 27, मैंने शायद 22 बोल दिया हो, तो 27 अगस्त 2022 को यह 49वें सीजीआई के रूप में शपथ लेंगे। इनका कार्यकाल 3 महीने से कम होगा। न्यायाधीश एसएम सीकरी के बाद में जस्टिस उदय दूसरे ऐसे सीजीआई होंगे जो वकील के पेशे से इस पद पर पहुंचेंगे, वकील से सीधे यहां पर पहुंचेंगे। ठीक है, सीकरी 1971 से 1973 तक सीजीआई रह चुके हैं। ठीक है, एनवी रमन्ना ने अगले न्यायाधीश के रूप में इनकी सिफारिश की है। अगर सिफारिश भी पूछ ले तो इनकी सिफारिश अगले सीजीआई के रूप में किसने की है, तो एनवी रमन्ना ने सीजीआई के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए उदय यू ललित की सिफारिश की है। ठीक है, यह जस्टिस उदय ललित से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं। उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड सरकार में अगर बात करें तो उत्तराखंड के अंदर वर्तमान में 13 जिले हैं, और वह 13 जिलों में एक ऐसा गांव है जिसको एक एक गांव, मतलब प्रत्येक जिले के अंदर एक एक गांव को संस्कृत ग्राम के रूप में विकसित करेगी। यानी हर जिले का एक ऐसा गांव जहां लोग संस्कृत भाषा में ही बातचीत करेंगे। उत्तराखंड के जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत, उन्होंने कहा कि गांवों के जो निवासियों में प्राचीन भाषा को दैनिक बोलचाल के इस्तेमाल करने का जो प्रशिक्षण है वो विशेषज्ञों के द्वारा दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के द्वारा यह बात की गई है। वैसे आपको मैं बता दूं कि उत्तराखंड सरकार की प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृत है। ठीक है, आपसे कभी सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृत है। कश्मीर में भी दूसरी आधिकारिक भाषा जब राज्य था तो उसकी दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू थी। वैसे ही उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृत है। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए इतने बड़े पैमाने पर पहल करने वाला उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है। कर्नाटक में एक गांव है ऐसा जहां पर सिर्फ संस्कृत ही बोली जाती है। तो इससे संबंधित अपन जो मुख्य बातें हैं वह नोट डाउन करेंगे। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में प्रत्येक में एक एक गांव को संस्कृत भाषी गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। संस्कृत भाषी गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट अपन इसके बारे में देखें तो यानी कि हर एक ऐसा गांव होगा, हर शहर के अंदर एक ऐसा गांव होगा जो संस्कृत में बात करेगा। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के द्वारा यह घोषणा की गई है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के द्वारा यह बताया गया है कि गांवों के निवासियों को प्राचीन भाषा के धन सिंह रावत ने कहा गांवों के निवासियों को प्राचीन भाषा को बोलचाल में लाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत में ऐसा हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि भारत में यह जो चीज हो रही है एक अभूतपूर्व निर्णय है जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा लिया गया। हमें सोचने वाली बात है कि भारत में ऐसा एक डिसीजन आने में इतना समय लग गया। आप सब जानकर शायद अचंभित हो कि जर्मनी एक ऐसा देश है जहां की यूनिवर्सिटी की सभी कॉलेजों में संस्कृत एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ना पड़ता है। जर्मनी जैसे देश के अंदर संस्कृत को इतनी महत्वता दी जाती है और भारत में जो इस भाषा की जननी है जिसमें हजारों लाखों ग्रंथ लिखे गए हैं, उन ग्रंथों को पढ़ने वाले अब नहीं बचे हैं। उन ग्रंथों का जो हमें समझा सके, जो हिंदी उनकी सरलार्थ कर सके, वह नहीं बचे हैं। तो उस संस्कृति, देखो किसी भी संस्कृति का विनाश उसकी भाषा के साथ में होता है। तो उस भाषा को बचाने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये जो मुहिम चलाई गई है, जो इन्होंने कदम उठाया है, वह वास्तव में सराहनीय है। और अगर हर राज्य, जैसे कि सांसद आदर्श ग्राम योजना है जिसमें हर जिले का हर सांसद जो है वो एक गांव ऐसा चिन्हित करता है जिसको आदर्श ग्राम बनाता है, ऐसा ही अगर इस भाषा के साथ कर दिया जाए कि संस्कृत भाषा हर जिले के अंदर एक ऐसा गांव हो जो संस्कृत के अंदर बात करे, तो ऐसे कई विद्वान, ऐसा नहीं होगा कि सबके सब जो है संस्कृत में जो बोलना शुरू कर देंगे वह सबके सब विद्वत हो जाएंगे, परंतु कुछ ऐसे विद्वान सामने आएंगे जिनकी उनके प्रति रुचि जगेगी, जो संस्कृत के अंदर आगे भी अध्ययन करेंगे। और हो सकता है कि वह संस्कृत के इतने बड़े बड़े ग्रंथ जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो कई प्राचीन इतिहास में लिखे गए हैं, उनका कुछ नया एक परिणाम वो सामने लेके आवे। वह तभी ले आएंगे जब वह संस्कृत पढ़ना जानेंगे, संस्कृत बोलना जानेंगे, संस्कृत को समझना जानेंगे। नासा के अंदर संस्कृत के ग्रंथों के ऊपर उनको पढ़ने के लिए ऐसे संस्कृत विद्वानों का मतलब भर्ती की गई जो उनका हिंदी सरलार्थ करते हैं। तो भारत में यह जो चीज की गई है वह वास्तव में सराहनीय है। तो इसके लिए धन सिंह रावत, उत्तराखंड सरकार को बहुत बधाई। धन सिंह रावत संस्कृत के शिक्षक है जो ऐसे गांवों भेजेंगे प्रशिक्षण के लिए। मैं आपको पहले ही बताया कर्नाटक में एक गांव ऐसा है जहां पर, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा है, कर्नाटक में एक ऐसा गांव है जो सिर्फ संस्कृत ही बोलता है। तो आप आज ये सर्च करेंगे और कमेंट में ये जरूर डालेंगे कर्नाटक का कौन सा गांव है जहां पर सिर्फ संस्कृत बोली जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, हरियाणा सरकार ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए चिराग योजना शुरू करेगी।
क्या है चिराग योजना जो हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू करने वाले हैं? EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। EWS हरियाणा सरकार के द्वारा प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने के लिए जो योजना चलाई जाएगी EWS बच्चों के लिए, उस योजना का नाम चिराग योजना है। मैं वापस बोल दूं कि जो प्राइवेट स्कूलों में छात्रों को, बजट प्राइवेट स्कूल है जो है, जिसका मतलब एक लिमिटेड फीस रहती है, प्राइवेट स्कूल है, और अगर मानो कोई बच्चों को सरकारी स्कूल नहीं पढ़ा के अगर प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाना चाहता है और EWS का वह विद्यार्थी है, तो ऐसे EWS छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए, मुफ्त शिक्षा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। इस योजना का नाम चिराग योजना है। तो इस चिराग योजना में मुख्य बात करें तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर है, उस सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है जिसको अपन चिराग बोलते हैं। तो मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान योजना शुरू की गई है। इसे 2007 में हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के नियम 134A के तहत शुरू किया गया है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूल के छात्र जिनके माता पिता की वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए से कम है, जिनकी वार्षिक आय की बात कर रहा हूं, 1,80,000 रुपए से जिनकी वार्षिक आय कम है, उन्हें कक्षा 2 से कक्षा 12 तक की प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। सरकार दूसरी से 5वीं कक्षा तक के लिए कुछ रुपए मुहैया करवाएगी और 6ठी से 8वीं तक के लिए कुछ रुपए मुहैया कराएगी। वो कितने रुपए होंगे वो अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो इससे संबंधित जो मुख्य बातें हैं वो अपन लिखते हैं। पहले लिखिए आप, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS बोलते हैं जिसको अपन शॉर्ट में, कमजोर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को बजट प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने के लिए चिराग योजना शुरू की गई है। ठीक है, मुफ्त शिक्षा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान मुख्यमंत्री समान शिक्षा
मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत एवं अनुदान। मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान। थोड़ा सा समान शिक्षा राहत, समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान। चिराग, ठीक है। मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान चिराग योजना शुरू की है। ठीक है, यह जो योजना है 2007 के हरियाणा शिक्षा स्कूल नियम 2003 के नियम 134A के तहत शुरू की गई है। इसमें बात कर रहे थे तो जो सरकारी स्कूल के अंदर ऐसे छात्र, सरकारी स्कूल के ऐसे छात्र जिनके माता पिता की वार्षिक आय 1.8 लाख मतलब 1,80,000 रुपए कम है, वह इस योजना में पात्र है। 1.8 लाख से कम है वह इस योजना में पात्र है। और स्कूल की बात करें तो कक्षा 2 से 12वीं तक दाखिले के लिए पात्र होंगे। कक्षा 2 से 12वीं तक की दाखिले के लिए पात्र होंगे। दूसरी बात करें तो जो सरकार है वह दूसरी से 5वीं तक के जो भी छात्र है, दूसरी से 5वीं तक के जो छात्र होंगे उनमें 5वीं तक की कक्षा के लिए प्रति छात्र 700 रुपये, कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक के प्रति छात्र 900 रुपये और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के प्रति छात्र के लिए 1100 रुपये की प्रतिपूर्ति जो है वह सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। ये प्रति माह की बात कर रहे हैं। अगर मानो किसी की फीस अगर महीने की 1000 रुपये है और वह कक्षा दूसरी से 5वीं में पढ़ रहा है तो 700 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाएंगे और आपको उसमें 300 रुपये देने पड़ेंगे। तो आप वापस से देख लें कि कक्षा 2 से 5, ठीक है ना, कक्षा 2 से 5 मैं यहां पर प्रति माह सीधा लिख रहा हूं कि प्रति छात्र 700 रुपये। कक्षा 2 से 5 प्रति छात्र कितने मिलेंगे? 700 रुपये। कक्षा 6 से 8 प्रति छात्र 900 रुपये। कक्षा 6 से 8 प्रति छात्र 900 रुपये और कक्षा 9 से 12 प्रति छात्र 1100 रुपये जो है सरकार के द्वारा वहन किए जाएंगे। कम से कम 533 बजट प्राइवेट स्कूलों को इस चिराग योजना में सम्मिलित किया गया है। वापस याद रख लेना, 533 ऐसी बजट प्राइवेट स्कूल है, ठीक है ना, जिनकी फीस कम है, ज्यादा नहीं है। बजट प्राइवेट स्कूल है को चिन्हित किया गया है जो इस योजना के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो हमने इससे संबंधित जो चीजें पढ़ी है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी चीजें हैं। तो बजट प्राइवेट स्कूल हैं, अगर हम बात करें चिराग योजना से संबंधित जो बातें की है आप सबको याद रखनी है। एक बार मैं आपको वापस से
चीजों को बताता चलूं तो हिरोशिमा जो 6 अगस्त को मनाया जाता है, शांति की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए और प्रभावित लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। इस दिन जो परमाणु बम फेंका गया था उसका नाम था द लिटिल बॉय। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। इस दिन जो परमाणु बम फेंका गया था द फैंटम। यह परमाणु बम अमेरिका के राष्ट्रपति जिसने आदेश दिया था उसका नाम हेनरी ट्रूमैन है। इसके अलावा मैंने बताया कि संविधान शब्द के जनक, संविधान जो शब्द के जनक बोल रहा हूं, ठीक है ना, संविधान का जनक नहीं बोला मैंने, ठीक है, संविधान शब्द के जो जनक है वह हेनरी मैन, हेनरी ट्रूमैन से आपको याद रहेगा, हेनरी मैन संविधान शब्द के जनक रहे। नेक्स्ट अपन बात करें तो जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की थी, जो अभी वर्तमान में भारत की है वो 69.7 वर्ष है। 6 जून को यह संक्षिप्त जीवन तालिका 2015-19 जारी की गई थी। इस तालिका के तहत कुछ मुख्य आंकड़े हैं कि 15 से 19 के बीच में भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति जो थे वो 69.7 वर्ष तक अभी उनकी जीवन प्रत्याशा आ रही है। वैश्विक जीवन प्रत्याशा वहीं 72.6 है। उस हिसाब से देखें तो भारत की अभी भी कम है। 1975 की बात करें तो भारत की जीवन प्रत्याशा 49.7 थी, तो वहां से देखें तो काफी बढ़ चुकी है। वर्ल्ड वाइज ये वर्ल्ड की थी। भारत में जो सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा वह दिल्ली की है 75.9, सबसे कम है छत्तीसगढ़ की 65.3। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 2015 से 19 के बीच में जो राजस्थान की जीवन प्रत्याशा आई है वह 69 है। देखो भारत की है 69.7 और राजस्थान की है 69। 70 से 75 के बाद में बात करें तो राजस्थान की 48.6 थी। उस हिसाब से देखें तो जीवन प्रत्याशा काफी बढ़ गई है। राजस्थान के अंदर पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 66.8 है और महिलाओं की 71.3 है। इस हिसाब से देखें तो महिलाओं की ज्यादा है, पुरुषों की कम है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा 67.9 है और शहरी क्षेत्रों के अंदर 72.6 है, तो शहरी क्षेत्रों की जीवन प्रत्याशा ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए, जस्टिस उदय ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। 27 अगस्त 2022 को 49वें सीजीआई के रूप में पदभार ग्रहण किया है, करेंगे, और हालांकि इनका कार्यकाल 3 महीने से कम होगा। यह इनकी जो सिफारिश है वो एनवी रमन्ना ने सीजीआई के रूप में उदय की सिफारिश की, उदय ललित की। न्यायाधीश एसएम सिकरी के बाद में जस्टिस उदय दूसरे से सीजीआई होंगे जो वकील से यहां तक पहुंचेंगे। सिकरी 1971 से 73 के बीच में सीजीआई रहे, जो वकील से इस पद पर पहुंचे थे। यह ऐसे दूसरे सीजीआई होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वो 1971 से 73 के बीच में थे। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय किया है। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के अंदर प्रत्येक में एक एक गांव को ऐसा विकसित किया जाएगा जिस गांव के जो गांववासी होंगे वो संस्कृत भाषा को बोलचाल की भाषा बनाएंगे। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि गांवों के निवासियों को प्राचीन भाषा को बोलचाल में लाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा मैंने बताया कि स्कूल के जो शिक्षक होंगे, संस्कृत शिक्षक होंगे, उनको भी इसके लिए ट्रेंड किया जाएगा। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार के जो ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए जो चिराग योजना शुरू की गई है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के छात्रों को बजट प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान, जिसको शॉर्ट में चिराग बोला गया है, ठीक है, इसके तहत ये योजना शुरू की है। 533 बजट प्राइवेट स्कूलें हैं जिनकी ज्यादा फीस नहीं है, उनको इसमें शामिल किया गया है। सरकारी स्कूलों के ऐसे छात्र जिनके माता पिता की वार्षिक आय 1.8 लाख से कम है, उनके लिए यह किया गया है। कक्षा 2 से कक्षा 12वीं तक के सभी ईडब्ल्यूएस इसमें पात्र होंगे। कक्षा 2 से 5 तक प्रति छात्र जो है 700 रुपये सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। कक्षा 6 से 8 प्रति छात्र 900 रुपये और कक्षा 9 से 12 प्रति छात्र 1100 रुपये इस योजना के तहत वहन किए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसे काफ़ी और टॉपिक है। आज की क्लास आपके साथ में काफ़ी लंबी होगी, बहुत ही बड़े टॉपिक थे जिन पर हमने डिस्कस किया। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिन पे भविष्य में आपको बहुत सारे सवाल मिल सकते हैं। तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास अपन ने आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे। यह सारे जो टॉपिक है आपको भविष्य के पेपर में दिखने वाले हैं, और ऐसा ना हो कि आप इसमें कुछ चूक जाएं। आपको इसमें कुछ नया लगता है तो आप इसको मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, तो उस चीज़ से संबंधित अपन टॉपिक लाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो करंट से संबंधित है और अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है, वैसे भविष्य की क्लासों में ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचेगा, फिर भी अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक है करंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है,
और उसको हमें सरलीकृत करके उसका समराइज हमें पढ़ने की आवश्यकता है। तो आप कमेंट में ज़रूर ऐसा मुझे बताएं कि कौन सा वह टॉपिक है जो आप निकट भविष्य में पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं अगली क्लासों के अंदर उस टॉपिक को भी अपनी क्लास में समावेशित करूं। नेक्स्ट क्लास अपन पढ़ेंगे, यह आज की जो क्लास है, अपन आज की क्लास यहाँ तक ही, लास्ट क्लास यही थी, तो आज की क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास अपन पढ़ेंगे, तब तक बने रहिए 22 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने जो युवा साथी है जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी भेजें। आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन का बटन है उसे भी दबा दें, ताकि आपको अगर जैसी ही हमारी क्लास अपलोड हो तो आपको वहाँ पता चल जाए कि नेक्स्ट क्लास आ चुकी है या आ रही है। बहुत जल्द है जो मैं आपके साथ लाइव भी आऊँगा, तो उस लाइव क्लासों के अंदर भी हम कई ऐसे जो टॉपिक होंगे जो आपको पढ़ने हैं, या जो ऐसी कुछ समस्या हैं जो आपको आती है, प्रॉब्लम फेसिंग आप करते हो, तो उससे संबंधित भी अपन डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।